नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आभा सिंह और आज हम जानेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ये एक्ट ओरिजिनली दिया गया था 1986 में। उसके बाद इसमें 2 बार चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस हुए हैं 2002 में और 2019 में। लेटेस्ट जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो 2019 में चेंज किया गया था और वो 2020 में लागू किया गया है। इससे पहले जो भी केसेस होते थे किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई कंज्यूमर करता था तो वो सिविल कोर्ट में जाता था, जिसमें कि बहुत ज्यादा टाइम लगता था और बहुत पैसा बर्बाद होता था एक आम आदमी का। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया। 24 अक्टूबर 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया है, जो कि लागू हुआ 15 अप्रैल 1987 में। 13 नवंबर 1995 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट पास किया कि अब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में मेडिकल, डेंटल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम और इससे जुड़े हुए जितने भी सर्विसेज हैं वो सब इसके तहत लागू होंगी, इसके अंडर आएंगी। और कोई भी केस होगा इनके रिलेटेड तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आएगा और केसेस वहाँ फाइल होंगे। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि अमेंडमेंट जो है 2019 में लेटेस्ट दिया गया है, ये दिया गया था 9 अगस्त 2019 को और इसको लागू किया गया 20 जुलाई 2020 में। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम 2 केसेस देखते हैं जो कि डेंटिस्ट के अगेंस्ट हुए हैं। पहला केस जो है ये बैंगलोर का है, जहाँ पर एक लेडी ने डेंटिस्ट के खिलाफ केस किया था और उसको 60,000 रुपए का कंपनसेशन भी मिला। जुलाई 2017 में एक औरत जो थी वो डेंटिस्ट के पास गई। उसको रात में एकदम से दर्द हुआ, जैसे एक नॉर्मल केस होता है। सुबह वो डेंटिस्ट के पास गई, डेंटिस्ट ने चेकअप किया और बताया कि आपको आरसीटी करानी पड़ेगी। तो उसको जैसे एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, अपॉइंटमेंट दिया गया। अगले हफ्ते आई वो, 18 तारीख को उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया और उसको 1 हफ्ते बाद बुलाया क्राउन देने के लिए, जैसे एक नॉर्मल शेड्यूल में होता है। पर अगले हफ्ते आने के पहले ही उसको दर्द होने लग गया और तेज, और उसको इन्फेक्शन हो गया, वहां पर सूजन हो गई, स्वेलिंग हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी इंसान क्या करेगा? आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, जैसे एक बार वो गया डेंटिस्ट के पास, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो क्या करेगा? या तो वो दोबारा भाग के उसी के पास आएगा अगर उसको भरोसा है कि हाँ वो ठीक कर देगा। अगर नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा? किसी और के पास जाएगा सेकेंड ओपिनियन के लिए। वही यहाँ पर हुआ। वो औरत वापस नहीं आई उस डेंटिस्ट के पास और वो एक बड़े हॉस्पिटल में गई, जहां पर उसने सीटी स्कैन कराया, या सीबीसीटी बोलते हैं जिसको, सीबीसीटी कराया। और पता चला कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया गया था वो गलत हुआ था। ये भी कोई मिसहैप हो गया होगा उसमें। हमें पता है कि रूट कैनाल करना कितना मुश्किल है, एक ओराइफिस फार्म करना और उसमें कैनाल को फिल करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि आप एक्सट्रैक्शन करवा लो। और हमें ये भी पता है कि अगर ज्यादा दिन तक रहता है तो कैल्सिफिकेशन हो जाता है और उसके बाद रूट कैनाल का एक्सट्रैक्शन भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मे बी ये सब सुनने के बाद पेशेंट बहुत डर गया होगा। पेशेंट वापस गया डॉक्टर के पास ये सुनने के बाद, और वहां जाकर के उसने बहुत ज्यादा झगड़ा किया और डॉक्टर को पैसे वापस करने पड़े। उसमें अगर उसकी गलती नहीं भी थी या उसकी गलती थी भी तो भी अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्टर का नाम खराब हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद पेशेंट ने आगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेंट फाइल की, जिसमें उसने 10 लाख रुपए का कंपनसेशन मांगा। कंपनसेशन था कि दांत चला गया उसका और उसको इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ी कि उसका वजन कम हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 में से सिर्फ एक ही कंप्लेंट जो उसकी सुनी गई वो थी दांत जाने का, क्योंकि उसके रिकॉर्ड्स थे उसके पास, बट वेट लॉस का वो कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं दे पाई, इस वजह से कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट में केस जो था वो 3 साल तक चला और लास्ट में 50,000 रुपए का जुर्माना लगा लापरवाही का और 10,000 रुपए एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं अगर आप गिल्टी साबित हुए तो। 3 साल की भागदौड़ प्लस 50,000 रुपए और 10,000 60,000 रुपए और उसके साथ आपकी रेपुटेशन पे जो असर हुआ, तो इतना सब ना हो इसलिए हमें काफी ध्यान देना पड़ता है जब हम एक प्राइवेट प्रैक्टिस चला रहे थे। सेकेंड केस जो है उसमें था एक पेशेंट था नासिक में जिसके दांत ऊपर नीचे थे, इरेगुलर टीथ। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए गया पर वो खुश नहीं था। 6 महीने हो गए, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हम सबको पता है ऑर्थो ट्रीटमेंट्स कितना सब्र लेते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, कम से कम 1 साल से 1.5 साल लग जाता है। लेकिन पेशेंट्स में उतना सब्र नहीं होता, तो हमें उसके लिए पहले उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा। अब ये सब चीजें इस केस में नहीं हुई थी, तो 6 महीने में ही पेशेंट ने छोड़ दिया आना कि कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सडनली उसको एक दिन बहुत दर्द हुआ। अब अगर डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन अच्छा होता तो पेशेंट लौट के डॉक्टर के पास जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, इसीलिए पेशेंट किसी और डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने उसे और डरा दिया, आपका केस खराब हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट केस है। पेशेंट और डर गया। क्लेम में किया उसने कि पेशेंट के पास प्रॉपर डिग्री नहीं थी, उसने ढंग से ट्रीटमेंट नहीं किया और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उसने कैसे भी भागदौड़ करके कहीं से उसके सर्टिफिकेट्स अरेंज करवाए और वो सब उसने साबित किया। अब यहाँ पर जो डॉक्टर की थी वो क्या गलती हुई
वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं गया। जब उसको समन मिला, उसको वहां हाजिर होने के लिए कहा गया, वो नहीं गया वहां पर और केस उसके अगेंस्ट चला गया। अब उसके बाद जो डॉक्टर था वो स्टेट कोर्ट गया आगे अपील लेके कि ये गलत चीज है, मैंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी केस तो जा चुका है आगे। और एक बार उसने कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट करके वैसे ही अपने लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर ली, तो ऑब्वियसली केस कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट ही जाएगा नेक्स्ट टाइम भी। तो यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि उसकी दो बड़ी गलतियां थी। पहली ये कि उसके पास प्रॉपर डिग्री नहीं थी जिसका वो ट्रीटमेंट कर रहा था। सेकंड चीज थी कि उसने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए। यहाँ ऑर्डर में कहा गया था कि जो ये सुपर स्पेशलिटी है ऑर्थोडोंटिक्स की, वो एक पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के बाद ही की जा सकती है। अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी है तो वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए DCI से, जो कि इस केस में नहीं था। और दूसरी गलती उसके बारे में ये इलैबोरेट किया था कि जो भी एक्सप्लेनेशन उसने दिया पेशेंट को कि आपका कॉम्प्लिकेटेड केस है या टाइम लगेगा या जो भी होगा, वो सब रिटन में नहीं दिया। उसके पास कोई कंसेंट लेटर नहीं था जिसमें वो एक्सप्लेन कर सके कि जो भी उस डॉक्टर ने बोला है कि आपका डिफिकल्ट केस है या आपको कम से कम 2 साल टाइम लगेगा या तकलीफ होगी, वो सब वो साबित कर सके कहीं भी। और पेशेंट के हिसाब से उसने बोला कि बहुत जल्दी हो जाएगा और सब कुछ आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं एक्सपर्ट हूँ। तो वो अपने आप को कहीं साबित नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसको 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। अब यहाँ हमेशा बात पैसे की नहीं आती। चलो कुछ लोगों का प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत अच्छा चलता है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर भी हो जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम का रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्ड ऑफ माउथ बोला जाता है कि बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मानी जाती है। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है, क्यों बना है और कैसे लोग कंप्लेंट फाइल करते हैं और कौन कौन से स्टेजेस पे कितने पैसे का कंपनसेशन फाइल किया जाता है। तो बना था ये कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए और सेटलमेंट के लिए। और इसके एडवांटेज ये थे कि डिसीजन जो था वो 90 दिन के अंदर आ जाता था और यहाँ कोई कोर्ट फीस नहीं भरनी पड़ती थी। लेकिन अगर गिल्टी हो गए तो लिटिगेशन चार्जेस लगते थे, वो बात अलग है। और सिर्फ 500 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। और वो भी अगर 5 लाख से कम का है आपका तो उसमें पैसे ही नहीं लगते। तो उससे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर कौन है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला कंज्यूमर वो है that buys any good for a consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised। एक इंसान जो कुछ खरीद रहा है किसी चीज के बदले, वो चीज या तो पैसा हो सकती है या कुछ और हो सकता है। लेन देन जो कर रहा है, या तो वो पूरा पैसा देके कर रहा है या आधा पैसा देके कर रहा है या आधा दे रहा है और आधा देने का प्रॉमिस कर रहा है। लेकिन एक इंसान अगर वो खरीद के और किसी और को बेच देता है तो वो कंज्यूमर नहीं रहा। सपोज मैं आज की तारीख में 10 डेंटल चेयर खरीदती हूँ, वो 10 डेंटल चेयर में 10 क्लिनिक में बेच देती हूँ। अब उनमें से एक डेंटल चेयर खराब हो जाता है, वो इंसान मुझे आके ऐसे ही बोलता है कि ये चीज खराब हो गई, तो मैं सोचती हूँ कि चलो इसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में एक्शन लिया जाए। मैं नहीं ले सकती, जिसको मैंने बेचा है वो चाहे तो कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकता है। मैं सिर्फ अब एक मिडिल मैन रह गई हूँ और सिर्फ लेन देन कर रही हूँ चीजों का, मेरा उसमें कोई रोल नहीं रहा। अब सेकंड केस लेते हैं जहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है अ पर्सन हु हायर्स और अवेल्स of any services for the consideration which has been paid or promised or partly promised but does not include a person who avail of such service for any commercial purposes। इसमें हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कई ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो पूरे पेमेंट पे नहीं होते। इंसान आधा पेमेंट करता है, जैसे ऑर्थो ट्रीटमेंट्स थोड़ा सा पे करता है, बाकी बाद में पे करने को प्रॉमिस करता है, जैसे कि ट्रीटमेंट आगे बढ़ता गया वैसे वैसे पे करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हम पे केस नहीं कर सकता क्योंकि उसने हमें पूरा पैसा ही नहीं दिया। वो कर सकता है क्योंकि उसने आधा पैसा दिया और आधा बाद में देने को बोला, या थोड़ा सा दिया थोड़ा बाद में देने को बोला। और इस सिचुएशन में हम पूरी तरह से आते हैं क्योंकि वो हमें हायर कर रहा है किसी सर्विस के लिए और वो सर्विस अवेल कर रहा है, वो हमें खरीद नहीं रहा, वो हमारी सर्विस को खरीद रहा है। लेकिन अगर वही कुछ कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाए तो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगता। एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने कोई इक्विपमेंट अपने घर के लिए खरीदा, जैसे मैंने एसी खरीदा अपने घर के लिए, एसी में कुछ तकलीफ हो गई तो मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एसी की कंपनी को जाके कुछ भी केस कर सकती हूँ, कंपनसेशन मांग सकती हूँ। लेकिन वही एसी अगर मैं अपने हॉस्पिटल में या अपने प्राइवेट क्लिनिक में लगाती हूँ तो वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, जिस स्पेस का मैं जीएसटी भर रही हूँ। ऐसी सूरत में जो इक्विपमेंट मैं यूज कर रही हूँ अपने ऑफिस में, उसमें अगर कुछ होता है तो मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मैं नहीं जा सकती और मैं उसका यूज नहीं कर पाऊंगी। चलिए ये जानते हैं कि कौन कौन इस एक्ट के अंडर आते हैं। तो कोई भी डॉक्टर जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चला रहा हो
अपना खुद का क्लिनिक हो उसका, या अपना खुद का हॉस्पिटल हो, या एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर लोग पैसे भी देते हैं और वो थोड़ी फ्री सर्विसेज भी करता है, या फिर एक ऐसा हॉस्पिटल जो कि ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट करता है जो कंज्यूमर जो किसी कंपनी से इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं और वो कंपनी हॉस्पिटल को पे करती है। अब कौन नहीं आता इसके अंडर? कोई डॉक्टर जो कि फ्री ऑफ चार्जेस ट्रीटमेंट कर रहा है सबका, ऐसा नहीं कि आओ एक का ट्रीटमेंट कर दिया फ्री, दूसरे से डबल ले लिया, जो सबका फ्री ट्रीटमेंट कर रहा है वो इसके अंदर नहीं आएगा। और वो हॉस्पिटल जो सबका फ्री ट्रीटमेंट कर रहा है वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। पार्शियल फी एंड पार्शियल फ्री ट्रीटमेंट वो तो जाएंगे अंदर उसके, लेकिन जो पूरी तरह से फ्री सर्विसेज कर रहे हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। ऐसे बहुत से एनजीओज हैं जो फ्री सर्विसेज देते हैं, वो इसके अंदर नहीं आते। अब जानते हैं कि एक प्रोसीजर को लॉन्च करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो कंप्लेन जो कर रहा है उसका पूरा नाम और उसका पता, और जिसके खिलाफ कंप्लेन किया जा रहा है, चाहे वो एक आदमी है या दो आदमी है, उसका नाम और पता। फिर डिस्क्रिप्शन के लिए एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, उसके पास सारे एविडेंस होने चाहिए कंप्लेन करते वक्त कि क्या प्रॉब्लम हुई है, और उसको कितना पैसा वापस चाहिए ये भी उसको उसमें मेंशन करना होगा। उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि वो कहाँ कंप्लेन करेगा। जो कंप्लेन है वो 2 साल तक की जा सकती है फ्रॉम द डेट ऑफ इंजरी। अब कल को कोई ट्रीटमेंट किया गया, सपोज रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया है, 3 महीने में वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट फ्रैक्चर हो गया। अब आप तो ये बोलोगे कि कोई गारंटी थोड़ी होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, लेकिन वो इंसान चाहे तो 3 महीने बाद ही वो टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, उसको एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ा है, वो कंप्लेन कर सकता है अगले 2 साल तक। अगर उसमें जागरूकता है तो वो अगले 2 साल तक इस चीज की कंप्लेन कर सकता है। तो जो टाइम है वो डेट ऑफ इंजरी से स्टार्ट होता है, ना कि डेट ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे। नाउ सपोज कि इंसान ने एक्सट्रैक्शन करवाया फ्रैक्चर होने के बाद, मान लो 2-3 दिन बाद, पर उसको पता ही नहीं था कि इस चीज का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। उसको किसी ने 1 साल बाद बताया। अब उसने 1 साल बाद वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया और उसके 2 साल के अंदर वो सोच रहा है अगर करेगा तो ऐसा नहीं है। जिस दिन उसने दांत निकलवाया उस दिन से 2 साल के अंदर उसको केस करना है। पर सपोज जो इंजरी थी वो कंटिन्यूअस थी, तो जो लास्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो माना जाएगा। अब ये देखते हैं कि कितने पैसे का कंपनसेशन कौन से लेवल पे मिलेगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये 3 टायर सिस्टम है। ऐसे इसलिए किया गया है ताकि अलग अलग लेवल पे एक वर्कलोड जो है वो कम किया जाए और एक पर्टिकुलर अमाउंट का कंपनसेशन जो है वो एक जगह किया जाए। वैसे भी एक ये बनाया गया है आम आदमी के लिए, तो आम आदमी जो है वो नॉर्मली जहाँ पर रह रहा है या जहाँ खरीदता है वो वहीं पे करेगा। उसमें इतना नहीं होगा कि उसने कहीं छोटे शहर से खरीदा है और बेचारा जाकर के मेन उसको कैपिटल में, उस स्टेट के कैपिटल में जाकर केस करना पड़े, तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगी। तो पहला लेवल जो है वो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन या फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम पहले कहा जाता था उसको। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है और यहाँ पर 2 मेंबर होते हैं। अब ये 2 मेंबर में से एक मेंबर जो है वो एक औरत का होना बहुत जरूरी है, और ये 2 मेंबर जो है वो इनका सोसाइटी में एक अच्छा रेपुटेशन होना चाहिए। इनको नॉलेज होनी चाहिए सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, लॉ के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, पब्लिक अफेयर्स के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और यहाँ पर 1 करोड़ तक का वैल्यू अब लिया जाता है कंपनसेशन का। पहले ये 20 लाख तक ही लिया जाता था और उसके पहले ये सिर्फ 5 लाख तक लिया जाता था। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है कंपनसेशन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। जब हम सेकंड लेवल की बात करते हैं जो कि स्टेट कमीशन या स्टेट कंज्यूमर फोरम है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो हाई कोर्ट का जज होता है। यहाँ पर भी 2 मेंबर ही होते हैं और यहाँ पर जो लिमिट है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है। पहले ये 20 लाख से 1 करोड़ थी। तीसरे लेवल पे जब हम आते हैं तो इसमें ये है नेशनल लेवल, नेशनल कंज्यूमर फोरम और नेशनल कमीशन भी बोल सकते हैं उसको। यहाँ पर 10 करोड़ से ऊपर का ही लिया जाता है केस। पहले यहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर का लिया जाता था। ये यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और यहाँ पर 5 मेंबर होते हैं। अभी सब बातें हो गई कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं। इससे बचा ही जा सकता है। अगर कुछ ऐसा केस हो जाता है तो हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कोर्ट का कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज है कि अपनी क्वालिफिकेशन हमेशा प्रिस्क्रिप्शन पे लिखनी चाहिए। इससे फ्यूचर में पेशेंट ये नहीं बोल सकता कि मुझे इस डॉक्टर ने नहीं बताया कि इसने ये पढ़ाई नहीं की है और फिर भी मेरा ऐसा ट्रीटमेंट करने जा रहा है। हमेशा टाइम और डेट प्रिस्क्रिप्शन पे लिखना चाहिए। ये चीज तो हमें आदत हो जाती है पढ़ते पढ़ते कि कहीं भी डेट लिखते हैं, हम साइन भी करते हैं तो भी हम अपना डेट लिखते हैं। डॉक्टर को डेट और टाइम लिखना बहुत जरूरी होता है। जब भी कोई बच्चों का केस है तो उसमें उसका
एज, जेंडर और वेट लिखना बहुत ज़रूरी है। हम सबको पता है कि जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो एज और वेट के रेशियो के हिसाब से होता है। तो इसलिए अगर कल को कुछ गलत हो तो हम ये बोल सके कि हमें पता था कि बच्चे का एज क्या है और हमने वेट भी देखा था और उस हिसाब से हमने दवाई लिखी थी। एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पर थोड़ा सा एनेस्थीसिया ज़्यादा दे दिया था, जिए दे रहे थे पेशेंट को और वो पेशेंट कोमा में चला गया, बच्चा था छोटा, और सारा ब्लेम जो है वो डॉक्टर पे आ गया। केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है या कोई पास्ट हिस्ट्री है तो उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी फिजिकल फाइंडिंग्स हैं, केस हिस्ट्री बनाइए, केस रिकॉर्ड बनाइए और उसको संभाल के रखिए। अगर पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो थोड़े इरिटेटेड हैं या फिर थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं और वो नहीं चाहते कि वो आपसे ट्रीटमेंट कराएं, उसको लोकल लैंग्वेज में लिखवा लीजिए। लोकल लैंग्वेज इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि केस अगर वो करते हैं आगे कि डॉक्टर ने हमारा ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया या डॉक्टर ने एडमिट नहीं लिया पेशेंट को, और आपने मानो इंग्लिश में कुछ ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है रिफ्यूजल लेटर करके और उस पर आप सिग्नेचर ले रहे हो उनसे, तो वो लोग बाद में मुकर जाएंगे कि हमें तो पढ़ना ही नहीं आता, हमें नहीं पता इसमें क्या लिखा था। इसलिए बेटर है कि आप लोकल लैंग्वेज में उनसे साइन करवाइए प्रॉपर विटनेस के साथ में। आपका भी स्टाफ होगा, उनका भी फैमिली होगा। फिर नेक्स्ट है कि जब दवाइयों के नाम लिखते हैं वो हमेशा क्लियरली लिखें। ऐसा बहुत बार मजाक बनाया गया है कि डॉक्टर जो लिखता है वो सिर्फ एक केमिस्ट ही समझ सकता है, पर एक्चुअली अगर ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने जो लिखा और वो केमिस्ट भी नहीं समझ पाया और उसने एक दूसरी दवाई दे दी तो सारा इल्जाम आपके ऊपर आएगा। हमेशा ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि जो ट्रीटमेंट आप करने जा रहे हो उसका प्रोग्नोसिस कैसा है और वो आपने एक्सप्लेन किया है या नहीं। अगर आप केस हिस्ट्री या केस रिकॉर्ड मेंटेन रखते हो और उस पर आप पूरा प्रोग्नोसिस लिखते हो और फिर बाद में पेशेंट से भी साइन करवाते हो तो वो बाद में कंप्लेन नहीं कर सकता कि मेरे साथ इतना बुरा हो गया और मुझे ऐसा बताया नहीं था डॉक्टर ने। एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा नहीं कि पेशेंट डायरेक्टली आपके पास आएगा, ऑब्वियसली वो 3-4 जगह गया होगा, प्रोग्नोसिस उसके ट्रीटमेंट का बहुत बुरा है, ऑलरेडी 4 या 5 डॉक्टर उसको मना कर चुके हैं कि नहीं इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब सडनली वो आपके पास आता है और आप बोल देते हो कि हाँ मैं कर दूंगा, एकदम ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। पेशेंट तो खुश हो जाएगा, वो ट्रीटमेंट भी ले लेगा आपसे, लेकिन कल को ट्रीटमेंट जब फेल हो जाएगा 6 महीने या मे बी 1 साल बाद जब वो वापस आएगा कि मेरा दांत टूट गया, अब मैं क्या करूँ, तो वो कंप्लेन कर सकता है आप पे। लेकिन अगर आप पहले ही उसको एक्सप्लेन करोगे और फिर भी पेशेंट आपके साथ ट्रीटमेंट लेना चाहेगा क्योंकि आपकी कन्विंसिंग पावर और एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो बात अलग है, आप पे कोई केस नहीं हो सकता। अब अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो जो कि एक नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता और आपको थोड़े चेंजेस करने पड़ रहे हैं, उसको मेंशन करना, उसका हिस्ट्री रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का सिग्नेचर लेके उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मली ये ट्रीटमेंट ऐसे किया जाता है पर आपका कंडीशन अलग है, इसलिए मैं इस ट्रीटमेंट को ऐसे कर रहा हूँ। और उससे अगर वो उस साइन करने की हालत में नहीं है तो उसके किसी रिलेटिव से या उसके साथ जो आया है उससे सिग्नेचर जरूर लें। अब रही अगली बात आई फॉलोअप की। नेक्स्ट टाइम आपने कब बुलाया पेशेंट को, फॉलोअप जो है वो ऑर्थो केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट नहीं आया, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, 6 महीने हो गए, पेशेंट आया ही नहीं पिछले 4 महीने से और वो फिर आपको बोल रहा है कि मेरा अभी तक दांत टेढ़ा का टेढ़ा ही है, कब ठीक होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको फॉलोअप रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाकर के जैसे हमने केस 2 में देखा वैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब अगर पेशेंट जो आया है या पेशेंट का अटेंडर जो आया है वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल है, उसने थोड़ा सा दारू पी रखा है, आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो कि जो पेशेंट है वो अपने पूरे होश में नहीं है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। दारू पी के कोई इंसान गिर गया, दांत तोड़ लिया उसने, होठ कट गए उसके, और कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में लोकल प्राइवेट क्लिनिक में लेके चले जाते हैं वहाँ पर, तो वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। कल को अगर कुछ हो जाता है पेशेंट को तो रिलेटिव जो है वो सारा इल्ज़ाम डॉक्टर पे डाल देते हैं। अब कोई एक पर्टिकुलर दवाई नहीं मिल रही और आपको ये भी नहीं पता कि पेशेंट एलर्जिक है या नहीं है दूसरी दवाई से, तो कोई भी कन्वेंशनल दवाई जो हम यूज़ करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट में, उसके अलावा अगर आप कोई दवाई लिख रहे हो तो उसको मेंशन करना ज़रूरी है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। सपोज हम नॉर्मली एमॉक्स देते हैं, अब कोई पेशेंट है जो एमॉक्स से एलर्जिक है तो आप उसको कोई और दवाई दोगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप दूसरी दवाई क्यों दे रहे हो। एक और टाइप का केस होता है जब क्लिनिक बंद हो गई, लैंडलाइन का नंबर नॉर्मली होता है प्रिस्क्रिप्शन पे, लैंडलाइन बंद हो गया, फिर आजकल मोबाइल का ज़माना है, कई बार ऐसा करते हैं डॉक्टर की चलो क्लिनिक से निकल गए, काम खत्म हो गया, बिजनेस बंद हो गया, आप सोएंगे आराम से, घर पे जाके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते। आपने किसी का एक्सट्रैक्शन किया, रात में 1 बजे उसको एकदम से ब्लीडिंग होने लग गई, वो कहाँ जाएगा, पहले तो आप ही को कॉल करेगा, अगर आपका फ़ोन नहीं लगेगा तो किसी और हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ पर वो अपनी रामकथा सुनाएगा, फिर एक और प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। ये एक एथिकली भी ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बीच में अपना कन्वीनियंस के लिए आप फ़ोन ऑफ कर दो। एक डॉक्टर हो, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी हम बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना के रखना चाहिए। अब ये जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं शुरू से बोल रही हूँ, कभी भी अगर बाई चांस CPA का केस हो तो कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए।
कोर्ट में बुलाया गया है तो जाएं, नहीं तो आगे केस बढ़ सकता है और आपको जितना नहीं था उससे ज्यादा जुर्माना भरना पड़ सकता है। और बिना मांगे अपने रिकॉर्ड्स लोगों में ना बांटें। जब तक कोई अथॉरिटी वाला आदमी आके आपसे नहीं मांगता है तब तक अपने रिकॉर्ड्स लोगों में ना बांटें। पैनिक नहीं होना चाहिए। ये जो लॉ बना है ये सिर्फ हमें फ्रेम करने के लिए नहीं बना है, इसमें दोनों का पक्ष देखा जाता है। अगर आप जाते हो तो, अगर आप इग्नोर कर देते हो तो ऑब्वियसली आप गिल्टी हो। अगर आप दोनों का पक्ष देखा जाता है, उस आदमी का भी जो केस कर रहा है और उस आदमी का भी जिसके ऊपर केस हुआ है। कभी भी ऐसा केस होता है तो हेजिटेट नहीं करना चाहिए डिस्कस करने से कलीग से। मे बी उनके साथ भी ऐसा हुआ हो, मे बी उनको कोई नॉलेज हो, उनके दोस्त के साथ ऐसा हुआ हो, थोड़ी हेल्प कर सकें। और पेशेंट से डिस्कस करने में कभी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। ट्रीटमेंट के पहले ही अगर आप उससे डिस्कस कर लोगे कि ये चीजें हो सकती हैं या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो मे बी आगे जा करके ये सब ना हो। कभी भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी दवाई नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि हम सब जो हैं वो ये दवाई लिखने के लिए अलाउड नहीं है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही एक आयुर्वेदिक दवाई लिख सकता है, होम्योपैथी दवाई लिख सकता है और यूनानी का डॉक्टर ही यूनानी दवाई लिख सकता है। नेक्स्ट है कि अगर आप बीमार हैं, थके हुए हैं या आपने अल्कोहल पी है थोड़ी देर पहले, कभी भी ट्रीटमेंट या चेकअप ना करें, क्योंकि नशे में या थकान में आप या बीमार होके आप इन्फेक्शन फैला सकते हैं, आप गलत डिसीजन ले सकते हैं या हो सकता है कि आप पेशेंट को हर्ट भी कर दें। कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है ट्रीटमेंट मेथड्स में, अच्छी बात है, एक रिसर्च सेंटर ज्वाइन कर लें या एक डेंटल कॉलेज ज्वाइन कर लें, रिसर्च करें। अपने प्राइवेट क्लिनिक को रिसर्च सेंटर ना बनाएं। आप इसके लिए अलाउड नहीं है, आपको परमिशन नहीं मिलेगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो केस होगा आपके अगेंस्ट और आगे आपको और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंसेंट के लिए बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंसेंट के ऊपर और जानना है तो हमारा दूसरा वीडियो देखिए जिसमें हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सेक्शन 53(2) ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके मुताबिक जब भी कोई फीमेल पेशेंट को एग्जामिन किया जा रहा है तो या तो वहाँ फीमेल डॉक्टर होनी चाहिए या उसके सुपरविजन में होना चाहिए। तो जैसे आपकी प्राइवेट क्लिनिक है, आपके यहाँ कोई फीमेल पेशेंट आई, बाई चांस उस समय आपके यहाँ कोई भी फीमेल स्टाफ नहीं है, या तो आप कॉल करके बुलाइए या तो फिर आप पेशेंट के किसी रिलेटिव या फ्रेंड को बुलाइए। इसलिए देखा जाए तो ज्यादातर रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं वो हम फीमेल रखते हैं, तो हम ऐसा मेंटेन करके रखते हैं कि 1-2 तो फीमेल स्टाफ होनी ही चाहिए आपके प्राइवेट सेटअप में। ये एक एग्जाम्पल है इन्फॉर्म्ड कंसेंट का। आप देख सकते हैं, ये मैंने रिसर्च के लिए लिया था जिसमें टाइटल ऑफ द स्टडी लिखी है, डिटेल है पूरा इन्वेस्टिगेटर का और सुपरवाइजर का, उसके बाद कौन कर रहा है और क्या कर रहा है। ये सिर्फ कंसेंट लिया गया है एग्जामिनेशन के लिए। तो एग्जामिनेशन जैसी छोटी चीज जिसमें सिर्फ मैं ये देख रही हूँ कि कोई चेंजेस हैं उसके माउथ में या नहीं है, उसके लिए मुझे उससे करने से पहले कंसेंट लेना जरूरी है। तो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है आप मान सकते हैं। तो क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी है जब हम कंसर्न की बात कर रहे हैं। पहली चीज, हमेशा ट्रीटमेंट के पहले लेना है। ऐसा बहुत बार देखा गया है, कॉलेज से हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब ट्रीटमेंट कर लेते हैं उसके बाद स्टाफ आके पूछ सकता है कि कंसर्ट लिया क्या, फिर आता है दिमाग में आर्ट लेना भूल गया, फिर हम भागते हैं पेन और कंसर्ट लेके कहीं, अरे अब तो मिल नहीं रहा, प्रिंट आउट कहाँ से निकालूं, तो ओपी कार्ड लेते हैं उसी में लिखने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कंसेंट लो। कई बार ऐसा होता है कि रेस्टोरेशन कर दिया और वो टूट जाता है, और दोबारा आया, वो फिर बोलता है कि मुझे फिर से रेस्टोरेशन करो, दूसरी बार आपने किया और आप बोल रहे हो उसको कि फिर से टूट जाएगा क्योंकि तुम्हारे दांत का रेस्टोरेशन ही बहुत बड़ा है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, आप दूसरा ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहे हो, पर इंसान बोलेगा नहीं मेरे को सस्ता वाला ही चाहिए। इस सिचुएशन में कंसर्ट लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो जितनी बार टूटेगा वो आएगा और तुम फ्री में ट्रीटमेंट करते रहोगे। नेक्स्ट चीज है कि जब भी कोई कंसेंट ले रहे हैं तो वो कस्टमाइज्ड होना चाहिए। अगर दांत निकालने के लिए ले रहे हो तो वैसा लिखो, आरसीटी के लिए ले रहे हो तो वैसा लिखो, सर्जिकल इम्पैक्शन है तो वैसा लिखो। ऐसा नहीं है कि आरसीटी और सर्जिकल इम्पैक्शन और एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांट और आरपीडी और ऐसे करके एक फॉर्मेट बना लिया है और जो भी आता है उसको क्रॉस कर देते हैं, या 2-3 अगर मल्टीपल ट्रीटमेंट है तो 3-4 चीजें टिक कर लेते हैं। नहीं कर सकते वैसा। एक कंसेंट में एक ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमेशा लोकल लैंग्वेज में लेना चाहिए। पहले उनका लोकल लैंग्वेज पूछें। अगर पहले से तैयार नहीं है तो आप उनसे लिखवा सकते हैं, पर रिटन कंसर्न बहुत जरूरी है। अब रैप अप करने के पहले देखते हैं कि डिफरेंस क्या थे 1986 में और अब क्या हो गए हैं 2019 में। सबसे पहला डिफरेंस था रेगुलेटरी बॉडी या गवर्निंग बॉडी, जो कि पहले नहीं थी, अब है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल कमिश्नर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। ये सबके ऊपर होगी और ये निगरानी रखेगी कौन क्या कर रहा है। नेक्स्ट चीज जो है कि कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट जो थी वो वहीं से की जाती थी जहां से आपने सामान खरीदा है,
पर अब ऐसा नहीं है। अब कंप्लेंट कहीं से भी की जा सकती है, कंट्री के किसी भी कोने से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सामान कहाँ से खरीदा और सेलर कहाँ पर है या सेलर का ऑफिस कहाँ पर है। नेक्स्ट चीज़ थी कि प्रोडक्ट लायबिलिटी। पहले नहीं था कि एक टाइम के बाद पार्शियली डैमेज हो गया और आपको उसका कंपनसेशन मिल सके, पर अब ऐसा कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। जैसे कि मैं पहले ही एक्सप्लेन किया, 20 लाख था अब 1 करोड़ हो गया, 20 लाख से 1 करोड़ था अब 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गया, नेशनल लेवल पे 1 करोड़ था अब 10 करोड़ हो गया है। फिर नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स का। पहले अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट से अगर आप कुछ खरीदते हो तो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कुछ नहीं कर सकता था। अगर आपने कुछ 1 लाख 1.5 लाख का सामान खरीदा और वो आज भी चल रहा है तो आप खुशनसीब हैं, अगर कुछ हो भी जाता तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते थे। फिर आता है मीडिएशन सेल। पहले फिजिकल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी कोर्ट में, पर अब माना जा रहा है कि सेटलमेंट मीडिएशन सेल के थ्रू भी हो सकता है। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो कि हेल्थ केयर सेक्टर को सर्विसेज में से हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी अगर हम देखा जाए तो कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंडर आज भी मेडिकल केयर आता है। ये सब चीज़ें हुई, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है प्रोफेशनल इंडेमनिटी बॉन्ड। ये एक टाइप का इंश्योरेंस है, बिजनेस इंश्योरेंस, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है, और अगर आपने ये ले रखा है तो कल को कोई केस होता है तो वो कंपनी आपके तरफ से केस लड़ेगी अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो। और इसके कुछ क्राइटेरियाज भी हैं। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑफर करती हैं हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। ऑफर नहीं होगा, जब कोई क्रिमिनल केस बन जाता है तो वो नहीं ऑफर होगा, वो हेल्प नहीं करेगी आपकी। अगर आप इंटॉक्सिकेटेड थे या नार्कोटिक्स के अंडर इफेक्ट में थे, इन्फ्लुएंस में थे और आपने ऐसा किया है तो वो आपका केस नहीं लड़ेगी। अगर वेट रिडक्शन का आपने प्रॉमिस किया है और वो नहीं हुआ तो वो आपका केस नहीं लड़ेगी। आपने बोला प्लास्टिक सर्जरी करके बहुत सुंदर बन जाएंगे और नहीं हुआ तो आपका केस नहीं लड़ेगी। अगर पेशेंट इन्वॉल्व जो है वो HIV या एड्स से रिलेटेड है, या फिर इन्फेक्शन स्प्रेड होने से रिलेटेड है, या क्रॉस कंटामिनेशन से रिलेटेड है इससे, तो वो केस नहीं लड़ेगी। ऐसे ही रेडियो एक्टिविटी और ब्लड बैंक भी उसके अंदर नहीं आता। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। इतनी दूर तक आने के लिए हमारे साथ हमें मोटिवेट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।